तुम्हारी छत्र छाया में हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। सैकड़ों खून करने के बावजूद हमारा भूप सिंह अदालत से बाइज्जत बरी हो गया है। बड़े ठाकुर, इस कामयाबी की खुशी में एक जश्न हो जाना चाहिए। दुश्मन की छाती पर मूंग तलने से बड़ा और जश्न क्या हो सकता है। भूप सिंह का जुलूस हमारे दुश्मन के गांव की हर गली से गुजरना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि नाग सिंह से टकराने का मतलब है चट्टानों से सर टकराना। ठाकुर भूप सिंह की जय! 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 ठाकुर भूप सिंह की अरे सुनो। हाँ चाची, ये कैसा जुलूस है? चाची, आपने पहचाना नहीं? आपके पति का कातिल है ना भूप सिंह, उसी का जुलूस है। आज ही जेल से छूट के आया है। ये कैसा इंसाफ है? जिसने मेरे बहू का सिंदूर मिटा दिया, उसके गले में फूलों की माला, इसके गले में तो फांसी का फंदा होना चाहिए था। फांसी का फंदा होना चाहिए था। आज तक ऐसी रस्सी नहीं बनी जो भूप सिंह के लिए फांसी का फंदा बन सके। याद रख, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है। कानून के पंजे से तो बच गया, लेकिन भगवान के पंजे से नहीं बच सकता। एक विधवा की हाय तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। तू उससे सख्त से सख्त मरेगा। तेरी लाश को चील और कौवे खा जाएंगे, चील और कौवे। अगर मेरे पैरों में फर्ज की बेड़ियां नहीं पड़ी होती तो मैं इसी वक्त तेरे जीत की जुलूस को अर्थी के जुलूस में बदल देता, लेकिन मैं तुझे तेरे इस घिनौनी हरकत का सिला दिए बगैर जाने नहीं दूंगा। जिस लात से ठोकर मार कर तूने मेरी देवी समान मां का अपमान किया है, उस लात को आज मैं तेरे बदन से ही अलग कर दूंगा। मारकर फांसी की तख्ते भी चढ़ना चाहते जब सैकड़ों खून करने के बाद इस कमीने को फांसी नहीं हुई तो इस एक खून करने में मुझे फांसी कैसे हो सकती है? लेकिन कानून ने इसे बाइज्जत बरी कर दिया। इसने कानून के बाप को नहीं मारा, मेरे बाप को मारा है। इसने कानून की मां की बेइज्जती नहीं की है, मेरी मां की बेइज्जती की है। मैं इसे जिंदा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ बड़े ठाकुर। उस डिप्टी के बच्चे ने छोटे ठाकुर के सीने में गोली मार दी। उसने छोटे ठाकुर के सीने में गोली मार दी और तू पीठ दिखाकर भाग आया? वो सब आग झपकते ही हो गया बड़े ठाकुर। डाकू की जब आग झपकती है तो उसे गहरी नींद सुला देना चाहिए। नहीं बड़े ठाकुर, जो डाकू अपने सरदार को मरता हुआ देख चुका हो उसे दुनिया देखने का कोई हक नहीं। नहीं ठाकुर, मुझे माफ कर दो ठाकुर, मुझे माफ कर दो ठाकुर।
भूप सिंह की चिता जलने से पहले मैं डिप्टी के सारे गांव को जलाकर रख दूंगा। चलो। बड़े ठाकुर, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? छोटे ठाकुर की 13वीं के पहले आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। देशबंधु, मैं उस थाने की ईंट से ईंट बजा दूंगा जिसमें उन्होंने उस डिप्टी को रखा हुआ है जिसने मेरे भाई की हत्या की है। मुझे किसी भी कीमत पर वो डिप्टी चाहिए। मैं उसकी वो हालत करूंगा कि सारी पुलिस फोर्स कांप उठेगी। ये क्या अनर्थ कर रहे हो ठाकुर? शायद आपको पता नहीं कि डीआईजी साहब को संदेह हो चुका है कि आप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह पर हमला करें, और इसीलिए उसे पुलिस की कड़ी निगरानी के अंदर रखा हुआ है। और उसे मारने की आपको क्या जरूरत है? उसे तो कानून मार डालेगा फांसी की सजा देकर। नहीं, उस हरामजादे को फांसी नहीं होगी। उसने मेरे भाई को मारा है, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। ठाकुर, इस तरह आवेश में आने से आपके सारे साथी मारे जाएंगे। मौके की नजाकत को समझो, मामले को ठंडा होने दो, उसके बाद मैं खुद आकर के आपको उसके पास ले जाऊंगा। नीति यही कहती। योर ऑनर, कानून की बुनियाद का पहला पत्थर पुलिस का जवान होता है, जो आम आदमी से ज्यादा कानून जानता है। यह मुकदमा पुलिस के एक जिम्मेदार ऑफिसर और कानून को अच्छी तरह समझने वाले एक ऐसे मुलजिम के खिलाफ है जिसने सरेआम बदले की भावना के साथ भूप सिंह का खून करके कानून का सर झुका दिया। और यह बात तमाम चश्मदीद गवाहों के बयानात से आने की तरह साफ हो चुकी। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? योर ऑनर, कानून का मुहाफिज होने के नाते मैंने आज तक सच्चाई का ही साथ दिया है। मैं इकरार करता हूं कि भूप सिंह का कत्ल मैंने किया है। लेकिन सरकारी वकील का यह इल्जाम सरासर गलत है कि मैंने भूप सिंह को किसी बदले की भावना से मारा है। अगर मुझे भूप सिंह को किसी बदले की भावना से मारना होता, मैं उसी दिन भूप सिंह को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालता और मार डालता जिस दिन उसने मेरे पिता का खून किया। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया योर। मैंने एक बेटे का फर्ज नहीं निभाया, मैंने एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाया। फिर जब भूप सिंह को इसी अदालत ने मेरे पिता के खून से बरी कर दिया, तो भी मैंने एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाया और खून का घूंट पी के रह गया। लेकिन जब भूप सिंह ने भरे बाजार में मेरी मां की बेइज्जती कर डाली, मेरी मां पर हाथ उठाया, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, उस कमीने का खून कर दिया। योर ऑनर, पहली बार मैंने सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज नहीं बल्कि एक बेटे का फर्ज भी निभाया। अफसोस अगर है तो सिर्फ इस बात का योर ऑनर कि भूप सिंह ने जितनी हत्याएं की थी, मैं उसे उतनी बार मार नहीं सका। योर ऑनर, मैंने एक ऐसे खतरनाक डाकू को मारा है जिसने आत्मसमर्पण का नाटक करके पुलिस, कानून, अदालत और समाज को धोखा दिया है। अगर आज वो जिंदा रहता तो समाज के सीने में एक बोझ बना रहता। मैंने कोई शरीफ आदमी को नहीं मारा है, किसी साधु सन्यासी को नहीं मारा है, बल्कि एक डाकू को मारा है, एक खूनी कातिल दरिंदे को मारा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। खान को अदालत बाइज्जत बरी कर चुकी है, उसे खूनी दरिंदा या कातिल कहना अदालत की तौहीन है। मुलजिम खुद एक खतरनाक कातिल है जो अपने जुर्म का इकरार कर चुका है। इसलिए मैं अदालत से एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम को सजाए मौत दी जाए। मैं मौत से नहीं डरता वकील साहब, लेकिन मैं इस अदालत को याद दिलाना चाहूंगा कि एक दिन जब मैंने डाकू जोरावर सिंह का खून किया था तो मुझे बहादुरी के ढेर सारे इनाम मिले थे, मेरा सीना मेडल से सजा दिया गया था। और अब जब मैंने डाकू भूप सिंह को मारा है तो आप वकील साहब मुझे मौत की सजा दिलवाना चाहते? यह कैसा इंसाफ है वकील साहब, यह कैसा इंसाफ है ये ऑनर
कि एक डाकू को मारने का इनाम और दूसरे डाकू को मारने में मौत की सजा, जब इसी अदालत ने डाकू भूप सिंह को 100 खून करने के बावजूद भी बरी कर दिया, तो मुझे उसी डाकू भूप सिंह का एक खून करने पे मौत की सजा यानी फांसी की सजा कैसे दे सकती है? योर ऑनर, अगर मुझे सजाए मौत दी गई तो ये सजा मुझे नहीं बल्कि इंसाफ को होगी और लोगों का कानून पर विश्वास हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। कानून मेरे साथ पूरा इंसाफ करेगा किरण। नहीं देव, कानून हमेशा बेगुनाहों की जिंदगियों से खेला करता है। मुझे डर है कहीं तुम इस अंधे कानून की भेंट ना चढ़ जाओ। मैं पूछती हूँ देव, तुमने किस उम्मीद से अपने आप को कानून के हवाले कर दिया? ये तुम्हें फांसी पे चढ़ा देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा किरण। मैं मानता हूँ कानून से कुछ गलतियां हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कानून ने इंसाफ करना छोड़ दिया है। तुम घर जाओ, माँ का ख्याल रखो। माँ का इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है। कोई और भी है देव, जिसका दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है। किरण। हाँ देव, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा किरण, कुछ नहीं होगा। माँ के आशीर्वाद के साथ साथ तुम्हारा प्यार जो मेरे साथ है। घर जाओ। पुलिस की रिपोर्ट, चश्मदीद गवाहों के बयानात, सरकारी वकील की बहस और मुलजिम का इकरार जुर्म, इन सब की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक सोचे समझे प्लान के तहत एक संगीन जुर्म किया है। और चूंकि मुलजिम ने एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होते हुए कानून के दामन पर एक बदनुमा दाग लगाया है, इसलिए मुलजिम दूसरे मुलजिमों के मुकाबले में ज्यादा सख्त सजा का मुस्तहक है। मगर अदालत को अफसोस है कि क्योंकि फांसी से बड़ी कोई दूसरी सजा मुमकिन नहीं है, लिहाजा मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह को ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत यह अदालत फांसी की सजा देती। देव, तुम्हें तो अपने कानून पर बड़ा भरोसा था, अब देख लिया अपने कानून का इंसाफ। मुझे कुछ नहीं होगा किरण। इस अदालत का फैसला कोई आखिरी फैसला नहीं है, इससे भी बड़ी अदालत अभी बाकी है। देव भैया, ये क्या हो गया? कानून के रखवाले को कानून ने फांसी दे दी। अब लगता है गांव में गरीबों को डाकुओं के जुल्म से बचाने वाला कोई नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं होगा राम बाबू, धीरज रखो। ये क्या कर रहे हैं सर? आप समझते हैं इस तरह भागकर फांसी से बच जाएंगे? मैं फांसी से बचने के लिए नहीं भाग रहा हूं, बल्कि कानून से हुई गलतियों को सुधारने के लिए भाग रहा हूं। जिस दिन मैं इन डाकुओं की चाल का पर्दाफाश कर दूंगा और कानून को यह एहसास दिला दूंगा कि उसने मुझे सजा देकर बहुत बड़ी भूल की है, मैं खुद ब खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। डिप्टी जेल से फरार हो गया। शेरा,
डिप्टी के फरार हो जाने की खबर सुनाकर तूने हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। अब मैं उस हरामखोर को खुद अपने हाथों से मारूंगा ताकि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले। जाओ, जाकर उसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। बड़े अफसोस की बात है, इतना अच्छा पुलिस ऑफिसर आज चोर डाकुओं की तरह अपने ही डिपार्टमेंट से छुपा छुपा फिर रहा है। आज 3 महीने हो गए, उसका कोई पता नहीं। उसकी वजह से सारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही। कानून की रक्षा करने वाले ही अगर कानून तोड़ने लगे तो लोगों का विश्वास पुलिस डिपार्टमेंट से हमेशा के लिए उठ जाएगा। किसी तरह से आप लोग उसे तलाश करने की कोशिश करें। शायद मैं उसे फिर से सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर सकूं। कोई खबर मिली डिप्टी की? नहीं ठाकुर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 3 महीने हो गए, अभी तक पता नहीं लगा पाए। आखिर गायब कहां हो गया वो? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हो सकता ठाकुर वो मर गया हो। नहीं बड़े ठाकुर, अगर वो मर गया होता तो कम से कम उसकी लाश तो मिलती। देशबंधु, तुम पता लगाओ वो कहां छिपा बैठा है, किसने उसे आसरा दे रखा है, उसकी मदद कौन कर रहा है। कोई आया तो नहीं था? नहीं किरण, कोई नहीं आया। एक बात बताओ, तुमने इतनी सुरक्षित जगह ढूंढी कैसे? दादाजी ने बनवाई थी। जब भी शिकार के लिए आते थे यहीं ठहरते थे। माँ जी ने आज भी तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। माँ कैसी हैं? ठीक है, हर वक्त तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है। अरे, भूप सिंह के साथियों में मुकदमे शुरू होने जा रहे हैं। क्या? इसका मतलब है तुम्हें 19 कत्ल और करने पड़ेंगे। हा? क्या मतलब? पहले की तरह सारे गवाह डाकुओं के डर से अदालत में सच नहीं बोलेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि अदालत उन 19 डाकुओं को छोड़ देगी और तुम उन्हें जीने नहीं दोगे। नहीं किरण, ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा, बल्कि अदालत से ही फांसी की सजा दिलवाऊंगा। कानून से भागने का मेरा सिर्फ यही मकसद है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब ये सारे गवाह अदालत में सच बोलें और इन डाकुओं को पहचान लें। ऐसा ही होगा। बिहारी, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने जो भी कुछ किया वो अपने मुन्ना को बचाने के लिए किया था। बेटा तुम तो जानते हो मुन्ना मेरे स्वर्गवासी बेटे की इकलौती निशानी है और वो डाकू बहुत जालिम है। जो भी सच बोलेगा उसे मार डालेंगे। और अब मैं उसे मार डालूंगा जो अदालत में झूठ बोलेगा। तुम इस गांव के सरपंच हो काका, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि भूप सिंह के साथियों के खिलाफ अदालत में कोई गवाह झूठ नहीं बोलेगा। बेटा सब गवाह बाल बच्चेदार हैं, कोई भी डाकुओं से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेगा। और अब वो मेरी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेंगे। अगर किसी भी गवाह ने अदालत में झूठ बोला तो गांव में वापस वो नहीं, उसकी लाश आएगी काका। और जो गवाह अदालत में सच बोलेगा, मैं उसकी और उसके बाल बच्चों की जिंदगी भर की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूं। किसी डाकू ने अगर गांव वाले की तरफ आंख भी उठाई तो मैं उस डाकू की आंखें निकाल लूंगा। बेटे अगर ये बात है तो मैं सबको संभाल लूंगा। एक एक गवाह को अदालत में लाकर सच बुलवाना अब मेरा काम है। सिंह की चिता की राख ठंडी भी न होने पाई थी
कि उस हरामजादे डिप्टी ने हमारे बाकी साथियों को भी जेल की कोठरी में डालकर सड़ने गड़ने पर मजबूर कर दिया है। देशबंधु, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। बड़े ठाकुर, मैं अपनी जान लड़ाकर भी आपके साथियों को छुड़ाकर लाऊंगा। आखिर मेरी नीति किस दिन काम आएगी? कौन? देव, तुम? मैं जानता था एक न एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और तुम सीधे रास्ते पे आ जाओगे। मैं तो हमेशा सीधे रास्ते पे चलता रहा हूं सर। आपको मालूम हो गया होगा कि आत्मसमर्पण करने वाले आखिरी डाकू को भी आज 7 साल की सजा हो गई। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि आत्मसमर्पण करने वाले हर डाकू को मुनासिब सजा मिलेगी। तो फिर 100 खून करने वाले भूप सिंह को सजा क्यों नहीं मिली सर? मैं बताता हूं सर। नाग सिंह और उसके साथियों ने भूप सिंह के खिलाफ किसी को गवाही नहीं देने दी और बाकी डाकुओं के मुकदमे में मैंने गवाहों को सच बोलने में मजबूर कर दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। सर, क्या आप अब भी यकीन नहीं करते कि कानून ने भूप सिंह को सजा न देकर सबसे पहली गलती की थी और उसी भूप सिंह के कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी की सजा देकर कानून ने दूसरी गलती की है? मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। पहले अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा सर, मेरा यकीन कीजिए। लेकिन उस दिन जिस दिन मैं नाग सिंह को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा और यह साबित कर दूंगा कि डाकुओं का आत्मसमर्पण एक नाटक है, कानून से बचने की एक चाल है। देव, सुनो तो, देव।